राम राम दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र। आप सबका जेआरएफ अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। रूबरू की इस ऑनलाइन कड़ी में मैं आप सब लोगों के सामने इंटरव्यू के रॉ एक्सपीरियंसेस लेके आया हूं। जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और उनके रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, और या फिर जानना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, तो इन्हीं जो है से जुड़े हुए मैं इंटरव्यू आप सब लोगों के सामने लेके आया हूं। और आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ में हर्षा जायसवाल है। बहुत बहुत स्वागत है हर्षा आपका जेआरएफ अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का 2020 का आरपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हर्षा ने एग्जाम अपीयर किया था, इस बार इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू के बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया तो इनकी 21वीं सदी में 21वीं रैंक आई। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हर्षा से हाल ही में मेरी मुलाकात हुई थी और अब मैं फेस टू फेस मिल रहा हूं। तो मैं जानना चाहता हूं हर्षा जी, इस सक्सेस के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। मैंने मतलब 5 से 6 साल के पहले मैं इस टारगेट को लेके चली थी कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। फर्स्ट मतलब कि स्टार्टिंग से मेरा माइंड में कुछ भी नहीं था कि 2014 में जब मैंने डॉक्टर मोनिका राव, एक मैम थी हमारे महारानी कॉलेज में, उन्होंने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में जब बताया, तो मैं उनसे डे वन ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और मुझे जो है इस पोस्ट का कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, उससे पहले कुछ नहीं पता था कि ठीक है पढ़ रही हूँ मैं, बट उस दिन से मैंने सोचा कि मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और उस दिन से ही मैंने अपने करियर में सारे डिसीजंस लिए वो इस पोस्ट को आधार मानते हुए लिए। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का, और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा मेरा हो गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया। इसके लिए मैं भगवान और मेरे माता पिता और गुरुजनों सबको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने इस जर्नी में मुझे बहुत 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 सहयोग किया। और स्पेशली कुछ लोग मेरी लाइफ में, जैसे कि मेरी मामी जी हैं और मेरे कजन्स, उन सब ने मुझे हमेशा पॉजिटिव रखा। इसका क्रेडिट मैं उन्हें भी देती हूँ। डेफिनेटली हमारी जीवन के जो सफर होता है उसके अंदर फैमिली का बहुत अमूल्य योगदान होता है, बहुत ही अनूठा सपोर्ट होता है। वो न चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में हमें सपोर्ट करते हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हों। और आप लोगों को दोस्तों पता ही है, एक मूवी थी जिसके अंदर बोला था वन शॉट नंदू, एक ही बार के अंदर जो है बेसिकली वो सक्सेसफुल पाने वाली हर्षा जी हैं। एक ही प्रयास के अंदर जो है इन्होंने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की ड्रीम को फुलफिल कर लिया। तो इनसे जानते हैं कब इन्होंने बेसिकली एमए ज्योग्राफी के अंदर करने का सोचा, और किस पड़ाव पर इनको लगा कि बेसिकली नेट जेआरएफ भी कोई एक एग्जाम होता है और मैं उसकी भी तैयारी कर सकती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने नेट जो है वर्ड ही मैंने 2014 में सुना था, जब मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। मैम से थोड़े उन्होंने बताया कि ऐसे नेट होता है, फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम देते हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने जाना, उसी दिन मेरे मन में था कि मैंने ज्योग्राफी का सिलेबस डाउनलोड कर लिया था, यूजीसी की साइट से, पढ़ा नहीं बट डाउनलोड कर लिया था कि बीए सेकेंड ईयर में स्टूडेंट अगर अवेयर हो गया तो फिर उसके बाद मुझे मेरा वो सोशियोलॉजी से थी मैम, बट मेरा ये था कि ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था। तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जब मैं क्लासेस लेती थी तो सर ये बताते थे कि ठीक है, आपको आरयू से अगर पीजी करना है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको उसी डायरेक्शन में आप अच्छा कर सकते हो। तो मैंने वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आरयू में। ग्रेजुएशन होते ही मैंने महीने 2 महीने तैयारी करी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद आरयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हमें स्टार्टिंग से ही ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है कि नेट जेआरएफ को बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। मतलब स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में नेट क्लियर कर लेते हैं, और इसी पर्पज से मैंने भी उस टाइम तैयारी की, और मेरा नवंबर 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो गया। लेकिन जेआरएफ में मैं कुछ मार्जिन से रह गई। उसके बाद मैंने दोबारा जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे से मैंने वापस से तैयारी करी, लेकिन फिर भी मैं 2 या 3 क्वेश्चन से वापस रह गई। उसके बाद 2018 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ, 2016 से 2018 के दौरान। फिर 18 में मैंने वापस दिसंबर में एग्ज़ाम दिया, थर्ड अटेम्प्ट,
वापस मेरा नहीं हुआ और मैं रह गई। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने वापस तैयारी करी और 2019 जून में मैंने जब अटेम्प्ट दिया, मैंने क्लासेस ली। उस टाइम अजीमुथ से मैंने क्लासेस ली थी और मेरा हो गया। 2019 में मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया था जनरल कैटेगरी से, और मैं पहले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के मार्जिन से रह रही थी। फिर उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस की मैंने तैयारी करी, तो सब्जेक्ट मेरे कंटिन्यू टच में था। मतलब 2016 में जब से मैंने पीजी में एडमिशन लिया, तब से मेरे सब्जेक्ट टच में रहा है और मैं कंटिन्यू ज्योग्राफी पढ़ती रही हूँ। मैंने किसी और एग्जाम की कभी सोचा ही नहीं था। 2018 में जब मेरा एमए हुआ तो एक बार के लिए माइंड में आया कि बीएड करूं, फिर नहीं, मैंने सोच लिया कि बीएड मुझे नहीं करनी है और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्लियर करना है। मैंने अपना कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं रखा था, मतलब फर्स्ट टारगेट यही था। उसके बाद 2019 में मेरा जब जेआरएफ हुआ, फिर मैंने पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई किया 2 यूनिवर्सिटी में। एक तो मेरा बीकानेर में किया और आरयू में किया। आरयू में मेरा नहीं हुआ, उसके बाद बीकानेर में मेरा एमफिल में हुआ और उसके 2-3 महीने बाद ही मतलब 2020 में कोरोना से जस्ट 1 वीक पहले मार्च में मेरा कोटा में एडमिशन हो गया पीएचडी में। और उसके बाद मेरा ये था कि लॉकडाउन हो गया था मार्च में। उस लॉकडाउन के टाइम में मैंने थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया और पढ़ाई पे, मतलब एक्स्ट्रा जैसे कुछ यूनिट्स मेरी वीक थी वो मैं पढ़ती गई, क्योंकि मेरा ये था फ्री टाइम था, तो उसका मैंने अच्छा यूज़ किया। और 2 से 3-4 महीने मैंने कुछ जो मेरी स्पेसिफिक यूनिट्स थी वो तैयार की। 2020 में मेरा नवंबर में जब ये वैकेंसी आई, उसके 2 दिन बाद मतलब मेरा पीएचडी का कोर्स वर्क एग्जाम था। वो एग्जाम देने के बाद मैंने उसी दिन मैंने घर से अपना शिफ्ट किया, मतलब घर थी उस टाइम लॉकडाउन में, फिर मैंने जयपुर में अपना शिफ्ट किया घर रूम पे, और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। और मैंने तब से फिर ये था कि एग्जाम डेट आ गई थोड़े टाइम बाद, वो बहुत प्रेशर आ गया कि 3 से 4 महीने में कैसे सिलेबस करूंगी मैं। लेकिन फिर भी मैंने उसको सिलेबस को कवर किया। थोड़ा जीके वाला पोर्शन रह गया था, बट फिर भी मैंने कर लिया उसको कवर। और मैंने उससे उस टाइम क्लासेस भी ली। थोड़ा सा बेनिफिट ये रहा कि मैंने सेल्फ स्टडी करती थी। मैं इवनिंग में मैंने जेडी सोनी सर की क्लासेस ली थी, तो सारे दिन मैं अपना खुद का पढ़ लेती थी और शाम को मैं थक जाती थी पढ़ के, तो 2 से 3 घंटे उनकी क्लासेस में मेरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता था। तो उनकी क्लासेस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। और उसके बाद जब ये लॉकडाउन वापस से हो गया और एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे और टाइम मिल गया। लेकिन फिर मैं अप्रैल में कोविड पॉजिटिव हो गई, और कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें मैंने जो मेरी वीक ब्रांचेस थी जो मैं उस टाइम नहीं पढ़ पाई थी, उनको मैंने अच्छे से तैयार किया और एग्जाम दिया, और एग्जाम अच्छा हुआ मेरा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम होता है, आरपीसी जो कंडक्ट करवाती है, इसके कई पड़ाव होते हैं, अनेक पड़ाव होते हैं। कई बार हताशाओं का हमें सामना करना पड़ता है। एग्जाम की डेट कभी जल्द ही अनाउंस हो जाती है और ताबड़तोड़ तरीके से जो आरपीएससी, ऐसा लगता है कि अब तो एग्जाम कंडक्ट करवा ही देती है। 2 महीने की शॉर्ट पीरियड जो है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो है एग्जाम्स करवाने की सोच रही थी आरपीएससी, लेकिन लिखा तो तकदीर में कुछ और ही था। उन सब प्रिपरेशन करने वालों को फिर से समय की एक संजीवनी बूटी मिली और एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो मैं आप सब लोग एस्पिरेंट्स को बता देना चाहता हूं, एग्जाम शेड्यूल्ड है तो वो निश्चित ही होगा। आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। हर्षा जी ने ज्योग्राफी का साथ निरंतर छोड़ा नहीं, और जब इन्हें समय मिला तो इन्होंने उस समय का सदुपयोग किया, और सदुपयोग का ही परिणाम है बेसिकली कि आज इनकी 21वीं रैंक है। तो चलिए आज इनसे जानते हैं कि उस साक्षात्कार वाले दिन कैसे मतलब शुरुआत हुई थी उनकी। जब वो सुबह आरपीएससी के लिए निकल रही थी तो क्या मन में ऐसी दुविधाएं थी, क्या होगा, कैसे होगा, किस तारीख को इनका इंटरव्यू था, किनका बोर्ड आया था, ये सब जो है इन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो बताइए क्या बेसिकली किस दिन था वो, कौन सा दिन था जिस दिन जो है आपके लिए वो लकी मैस्कॉट साबित हुआ और आपका वो दिन, बोलते हैं ना, दिस वाज योर डे दैट। मेरा इंटरव्यू जो है वो 9 नवंबर को था और मेरा सेकंड शिफ्ट में था 1:30 बजे। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें कि जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, स्कोर तो ठीक है ऊपर नीचे होता रहता है रिटर्न में भी, तो उस चीज़ को, स्कोर को मैं भूल चुकी थी और मेरे माइंड में यही था कि मुझे इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना है। और उसके लिए बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे पॉजिटिव रखा कि हाँ ठीक है, तुम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जो होगा वो ठीक होगा, तुम अपना बेस्ट देना। उसके बाद जब मैं गई इंटरव्यू देने, तो मुझे बहुत नर्वस तो अंदर से थी, लेकिन बाहर से ठीक है कि
कॉन्फिडेंस था। नर्वसनेस की तितली तो उड़ती रहती हाँ, है। नर्वसनेस मतलब मन में ऐसे द्वंद चल रहा था कि होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो वाली चीज़ वो सबके साथ होता है और मेरे साथ भी वही हुआ। इंटरव्यू में देने गई, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया गया कि ठीक है आप लोग अंदर चलिए, तो उस टाइम दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं जैसे ही डीवी के लिए हम लोगों को वहाँ बिठाया गया रॉ में, तो मेरा सबसे लास्ट में था, मतलब मेरा 8वें नंबर पे था और 9 कैंडिडेट थे, एक एब्सेंट था। तो मैं वहाँ बैठी तो मतलब मुझे इतना डर लग रहा था उस टाइम तो कि मैंने 2 बॉटल पानी के विदिन 1 आवर ख़त्म कर दी कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी उस टाइम। लेकिन जैसे-जैसे इंटरव्यू होता गया तो मैं थोड़ा-सा कूल हो गई और मुझे वो मतलब मेरे लिए बेनिफिट ये रहा कि मेरा सबसे लास्ट में था तो मुझे इसका बेनिफिट मिला कि मैं थोड़ा डाउन हो गई थी। मैं मतलब कॉन्फिडेंस था वो बन गया था और वापस से कूल हो गई एकदम। फिर उसके बाद जब मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ठीक है, मैं गई अंदर और जैसा कि हम सोचते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में बहुत स्ट्रिक्ट लोग होते हैं या जैसा हमें ऐसा सुनने में आता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू बोर्ड जो है वो एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको फुली कंफर्टेबल फील करवाते हैं। आप एकदम कूल, वो एकदम इतने पोलाइट होते हैं, इतना मतलब अच्छा बिहेवियर होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आ रही है तो वो क्लू देते हैं कि आप उसको रिकॉल करो और उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। अगर आप कुछ सही बताते हो तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे या फिर कुछ अगर आप थोड़ा-सा भी कुछ गलत बोल रहे हो तो वो क्लू दे देंगे कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो अगर आपको आता है तो आप क्लियरली उसको बता पाओगे। और मेन तो ये है कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बना रहता है। और मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, उसका भी मुझे बेनिफिट मिला कि पहले मेरा ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हेजिटेशन करती थी, मतलब बोल नहीं पाती थी इतना, थोड़ा-सा मतलब आता मुझे सब था लेकिन चेयर पे बैठते ही मैं ब्लैंक हो जाती थी कि मतलब मुझे कुछ नहीं याद ही रिकॉल नहीं कर पाती थी मैं। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छा मतलब ऐसे था कि मेरा जो डर था वो बिल्कुल निकल चुका था, कॉन्फिडेंस एकदम ठीक था। मैं गई रूम के अंदर, उसके बाद बोर्ड मेंबर मेरे बाबूलाल कटारा सर थे, 2 एक्सपर्ट्स थे, एक फीमेल थी और एक मेल सर थे और उसके बाद उन्होंने कटारा सर ने मेरा जो है एकेडमिक सारी चीज़ें पूछी, फिर एक्सपर्ट्स को हैंडओवर कर दिया। बस ये पूछा कि अच्छा आप अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर पीएचडी कर रही हूँ। उन्होंने मेरे से पीएचडी का टॉपिक पूछा, उसके बाद एक्सपर्ट्स को हैंडओवर किया। फर्स्ट एक्सपर्ट जो थी मैम ने उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा पीएचडी का टॉपिक बताओ। फिर मैंने टॉपिक बताया, टॉपिक मेरा अर्बन सैनिटेशन से रिलेटेड मेरा काम था, तो फिर उन्होंने मेरे से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। तो स्मार्ट सिटी पे मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ के गई थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने स्मार्ट सिटी पहले तो क्या है, उसके बाद ये कब आया ये प्रोजेक्ट, इंडिया में कौन-कौन सी इससे अप्रोच है और जैसे कि इसका जो है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है वो मैंने बताया। उसके बाद इसका जयपुर के रेफरेंस में मैंने जो काम हुए हैं वो बताए, जैसे कि इसमें सीवर सिस्टम में जो चेंजेस हुए हैं, सेंसर्स लगाए हैं, फायर सिस्टम में जो जहाँ जो है पानी की जो है जैसे अपना जो सिटी वाला एरिया है वहाँ पर जो है फायर सिस्टम में फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है, तो इन्होंने जो है इस तरीके से पाइपलाइन बना रखी है कि बाहर से ही अगर फायर ब्रिगेड बाहर ही खड़ी रहेगी तो भी अंदर तक पानी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये चीज़ें मैं पढ़ के गई थी, तो मैंने ग्राउंड लेवल का जो भी काम हुआ है इस प्रोजेक्ट के तहत वो सारा मैंने बताया। फिर उसके बाद मैम ने मुझसे रैंक साइज रूल पूछा, क्रिस्टॉलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में पूछा, वो मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दी थी सारी चीज़ें। फिर ये पूछा कि अच्छा लॉ हायरार्की होती है क्रिस्टॉलर में, उसमें कितना 2 सेटलमेंट्स के बीच कितना डिफरेंस रहता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर सर ने मुझसे थोड़ा-सा जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या होता है, उसमें कौन-कौन सी प्रोसेस आती है इन जनरल। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से जीआईएस रिमोट सेंसिंग के 1-2 क्वेश्चंस किए और उससे रिलेटेड फिर उन्होंने अर्बन से मुझसे पूछा। मतलब इस तरीके से पैरेलल क्वेश्चंस आते रहे। मेरे जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो अर्बन ज्योग्राफी से हुए क्योंकि मेरा टॉपिक जो है पीएचडी का वो अर्बन ज्योग्राफी की ब्रांच से था, इसलिए वो उधर से क्वेश्चंस ज़्यादा हुए। लास्ट में मेरे से बोर्ड मेंबर जो थे कटारा सर, उन्होंने रिसर्च से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस के साइटेशन और रेफरेंसेस और जैसे टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, इनका मैंने आंसर्स दे दिया था। जनरली ये हुआ कि जितने भी मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एक्सप्लेन मैंने ठीक से कर दिया था, अच्छे से किया था। कहीं में मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं हुई थी क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे और इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस भी बना रहा। मतलब मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुई क्योंकि मुझे चीज़ें ऑलमोस्ट आती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप पढ़ाइए, क्या पढ़ाएंगे आज आप? मैंने कहा मैम मैं प्राइमेट सिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। तो मैम ने मुझे ये कहा था कि ठीक है प्राइमेट सिटी आप पढ़ा रहे हैं बट इसको रैंक साइज रूल से कोरिलेट कीजिए। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया था कि मुझे ये था कि मुझे 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम मिलेगा,
मुझे बहुत जल्दी से अपना टॉपिक बाइंड अप करना है। और मैंने उस तरीके से मैंने पढ़ाना शुरू किया। प्राइमेट सिटी की सिर्फ एक डेफिनेशन बोली और उन्होंने ये मुझे कहा था कि आप रैंक साइज रूल को इससे कोरिलेट कीजिए। मैंने डेफिनेशन के जस्ट बाद ही मैंने डायग्राम बनाया और कर्व बना दिए मैंने, रैंक साइज रूल, प्राइमेट सिटी, बाइनरी और स्टेप्ड कर्व। जैसे ही मैंने कर्व बनाए और एक्सप्लेन करने लगी, उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए आप। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से जनरल इन क्वेश्चन करते रहे, कुछ मुझे अभी रिकॉल भी नहीं कर पा रही हूँ सारे क्वेश्चंस तो, बट जनरल मेरे से अर्बन ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन रैंक साइज रूल का करते रहे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा राजस्थान में इसके एग्जांपल्स बताइए कि प्राइमेट सिटी अप्लाई होता है क्या। मैंने कहा नहीं मैम, प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं होता है, जो उसका रेशियो जो है 100-30-20 उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होता है। इस तरीके से मेरे से अप्लाइड क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे गए और फिर लास्ट में बस उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनी पीएचडी बहुत जल्दी कीजिए। और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत स्माइल करते हुए पॉजिटिवली मेरे को कहा। यकीनन दोस्तों, बेसिकली आप देख सकते हैं कि जिस जो है एकदम शैली से, एकदम ईज से ये बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस को, लगभग उसी ईज से इनका इंटरव्यू एक ही दिशा में जो है बहता रहा गंगा की धारा की तरह, और उसी प्रवाह से जो है बेसिकली गंगा की धारा अपने गंतव्य तक पहुंच गई और उसी का नतीजा है कि 21वीं जो है रैंक इन्होंने हासिल की है। और कहीं ना कहीं बेसिकली जब इस तरीके से एक स्मूथ इंटरव्यू जाता है तो अपना मोरल बूस्टअप अपने आप हो जाता है। जो मुख्य बातें जो है इनके जो है इस एक्सपीरियंस से हम जो निकाल सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहिए, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद में आपको जो आता है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। इन्होंने जो है बेसिकली टीचिंग के दौरान, मैंने इनकी टीचिंग की जो है, इन्होंने मॉक की बात की है कि मॉक के दौरान मैंने इनकी टीचिंग देखी थी, पर्सनली अनुभव किया था कि ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस कर पा रही थी। जो था इनकी फ्रेमवर्क रेडी था, तो जो 2 से 3 मिनट का आपको समय मिलता है उसमें आपको एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फ्रेमवर्क के साथ जाना चाहिए कि मैं इससे यहाँ जो है समझाऊंगी। तो कभी ऐसा मूड आया कि आपको लगा कि ये मेंबर जो है मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, एक क्वेश्चन जैसे सर ने मुझसे किया था कि अच्छा अर्थ का एंगल कितने डिग्री झुका हुआ है वो बताइए, मैंने वो बता दिया। बट फिर सर ने कहा कि ठीक है ये किस एक्सिस पे झुका हुआ है, मतलब किस आधार पे आप स्पेस में अगर अर्थ को देखें तो किस आधार पे आप कहेंगे कि ये झुका हुआ है। तो मैंने कोशिश की बताने की, लेकिन मैं ठीक से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तब मुझे थोड़ा सा लगा। लेकिन फिर उन्होंने जस्ट तुरंत ये लाइन कह दी, अच्छा कि ये तो मैं किसी वैसे प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो भी जनरली इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप इससे नर्वस मत होइए। तो वहीं मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है मैं नर्वस ना हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं। मैंने कहा सॉरी सर, मैं इसको एक बार ठीक से देखूंगी, अभी मुझे नहीं पता है। तो अब एकदम अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप क्लियर उसे कह सकते हैं कि सॉरी सर, मैं इसको या तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या नहीं ठीक है मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसके बारे में वापस से मैं एक बार देखूंगी। तो इस तरीके से आप उसे मना कर सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो आ रहा है आपको उसे ठीक से बताइए, लेकिन कभी भी उस चीज़ को मतलब आप मॉडिफाई मत करिए कि हाँ ठीक है नहीं आ रहा है फिर भी हम उस दिशा में कुछ गलत बोलें। गलत बोलने से बचे, या ये है कि सही जो भी है सीधा सटीक आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखाता है कि अगर आप नो भी बोल रहे हो तो आप क्लियर कॉन्साइज के साथ बोल रहे हो, आपको पता है कि मुझे ये नहीं आता है और उनको बरगला नहीं रहे हो। तो मैं अब हर्षा जी से ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड करें कि वो किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, किस मोड पर इनको सोचना चाहिए एस्पिरेंट्स को कि अब मुझे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करने देनी चाहिए। आरपीएससी में अभी बम्पर भर्तियां आने वाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की लंबित हैं, तो आप कृपया करके थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए उन एस्पिरेंट्स का। असिस्टेंट प्रोफेसर जो पोस्ट है वो हम जनरली ये है कि वैकेंसी आने का हम वेट नहीं कर सकते कि वैकेंसी आने के बाद ही हम उसकी तैयारी स्टार्ट करें। इसमें यह है कि एक बहुत लंबे टाइम की प्रिपरेशन ये मांगती है। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊं तो इसमें मेरी 2 साल की मेहनत नहीं, ये मेरी पीजी के टाइम से जो पढ़ाई थी उसका रिजल्ट है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसमें यह है कि आप कंटिन्यू स्टडी रखेंगे, मतलब आपका जब जस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आप अपना एम डिसाइड कर लीजिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। उस अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद से ही अपने कोई एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंग अपने आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ठीक है वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी करेंगे और 2 साल में हम ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है कि कंपटीशन बहुत अच्छा
मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, सीट्स बहुत कम होती है, तो उसके लिए हमें एक लंबे टाइम की और कंटिन्यू स्टडीज़ की ज़रूरत है। हम बहुत शॉर्ट पीरियड में हम इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि गाइड वगैरह के चक्कर में ना रहें, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और बार बार उनको ही रिवाइज करते रहें, तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपका माध्यम क्या था? मेरा मीडियम हिंदी था, लेकिन मैंने मतलब जब से पीजी में एडमिशन लिया तब से ही मेरी जो वीकनेस थी वो इंग्लिश थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा मिल जाता था, लेकिन मैंने इस चीज़ पे बहुत काम किया और मैंने अपना जो इंग्लिश है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी की, तो मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिल पाता था, तो MHRD की एक साइट थी EPG पाठशाला, वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट है और वो इंग्लिश मीडियम में है। मैंने वो कंटेंट रीड किया। मुझे जैसे वहाँ क्या है कि 4 से 5 अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनका सारा कंक्लूजन दिया हुआ है, समरी है, ठीक है। हमें मतलब बहुत सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिली हुई है कि हम 4-5 बुक रीड करके जितना कंटेंट इकट्ठा करेंगे उससे अच्छा वहाँ इन शॉर्ट में है। और वो एक्सपर्ट्स ने बनाया वो भी होता है, तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एक्सपर्ट है उन्होंने वो कंटेंट डाला हुआ है, तो उसके यूट्यूब पे वीडियोस भी है और PDF भी है। तो मैंने वहाँ से भी वो कंटेंट रीड किया था। जो टॉपिक मुझे नहीं मिल पाते थे हिंदी की बुक्स में, वो मैंने इंग्लिश में वहाँ रीड किए, और ये मेरे को इंटरव्यू में भी बेनिफिट मिला, क्योंकि मेरे से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इंग्लिश के टर्म्स पूछे गए, जैसे कि इरोजन साइकिल के जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उनका मेरे को उन्होंने कहा कि ठीक है आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ाने हैं, आप इंग्लिश के इनके वर्ड्स बताइए। तो मैंने वो इंग्लिश वर्ड्स बताए, तो थोड़ा सा ये था कि मेरे को मीडियम से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि मैंने उस पर काम किया और मेरा इंग्लिश हिंदी दोनों में बैलेंस रहा। तो हमारे एस्पिरेंट्स को आप बताइए, विशेष करके जो ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स हैं, जो ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट JRF निकालना चाहते हैं, उनको बताइए कि क्या बुक लिस्ट थी आपकी, मतलब वो कौन सा खजाना था जहां से आपने 21वीं रैंक निकाली है? बुक्स ये है कि मैंने हर एक ब्रांच की एक स्पेसिफिक बुक पढ़ी थी। उसमें जैसे कि हम अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने सविंदर सिंह सर की पढ़ी थी। क्लाइमेटोलॉजी जो है मैंने DS लाल सर की पढ़ी थी। उसके बाद जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, GIS, कुछ ऐसी ब्रांचेज है जिनमें ज़्यादा अच्छी बुक्स नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट मैंने जैसे GIS और रिमोट सेंसिंग मैंने IIRS देहरादून की जो यूट्यूब पे क्लासेस डली हुई है, वो मैंने लॉकडाउन के दौरान वो क्लासेस ली और वहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाए, तो मुझे वो वहाँ से उसका बेनिफिट मिला। प्रैक्टिकल की मैंने RN मिश्रा सर की बुक पढ़ी थी, और उसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की भी एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, वैष्णव सर की, अखिलेश वैष्णव सर की, उनकी बुक्स पढ़ी थी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की मैंने हरिओम सक्सेना सर की पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने जो है एक बुक पढ़ी थी RD दीक्षित सर की। और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की मैंने दीपक माहेश्वरी सर की और RM लोढ़ा सर की बुक पढ़ी थी। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की मैंने अग्रवाल एंड शर्मा सर की बुक पढ़ी थी। और उसके अलावा कुछ बुक्स जैसे कि सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी SD मौर्य, पॉपुलेशन ज्योग्राफी RC चांदना, अर्बन ज्योग्राफी बंसल सर की, उसके अलावा RC तिवारी सर की। और राजस्थान ज्योग्राफी की मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे। उसके अलावा HM सक्सेना सर की बुक पढ़ी थी। और इंडियन ज्योग्राफी मैंने माजिद हुसैन सर की और खुल्लर सर की बुक्स पढ़ी थी। और तो ये जो है बेसिकली दोस्तों, इनकी जो है ये मूल्यवान बुक लिस्ट थी। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये अपनी बुक लिस्ट को जो है एक बनाकर दें, ताकि हम PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्पिरेंट्स के लिए डाल सकें। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने यूनिट वाइज आपको एक एक किताब बताई है। एक कोई जो बोलते हैं ना कि एक सूत्रीय कोई बुक नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए। आपको यूनिट बाय यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी और उससे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए पड़ेगी। और मैं इनकी सफलता के लिए जो है एक कोट बोलना चाहूंगा कि लोगों को अपनी किस्मत के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास रखना चाहिए, अपने दृढ़ निश्चय पर विश्वास रखना चाहिए। और यदि आपने एक ही लक्ष्य को साधा है और उसी की तरफ जीवन भर अग्रसर हो, तो कोई रोक नहीं सकता आपको उस लक्ष्य को पाने में। और इसी प्रकार बेसिकली इसी की अनूठी मिसाल हैं हर्षा जी, जिनकी 21वीं रैंक आई है। तो ये था इनका बेसिकली इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप सब लोगों के लिए। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस के जो है बेसिकली तांता बांध दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत हर्षा जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए।